स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत और आज हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण। एक ऐसी खबर जिसने समूचे विश्व को अपनी ओर खींच रखा है। सभी लोग कह रहे हैं भूमिका क्या होगी इस विषय पर। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं बात यूक्रेन के पीएम दौरे की बात कर रहा हूं जो कि पूरा हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में रही कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में क्या भारत मध्यस्थता करेगा रूस और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन में पिछले कई महीनों से लगातार जंग जारी है, बमबारी हो रही है, रूस लगातार हमले कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन में है, इसलिए हम हमला नहीं करेंगे उस दिन। और यूक्रेन के जो प्रमुख हैं जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों पर बात करने की मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार आशीष है, आशीष पयासी, आशीष मिश्र, दोनों नामों से लोग इन्हें जानते हैं। आशीष जी, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। क्या मायने हैं पीएम मोदी का जो ये रुख है? पहले आप जो है गले लगाते हैं व्लादिमीर पुतिन को, रूस के जो संबंध है भारत के हमेशा से जगजाहिर रहे हैं, इसके बाद आप यूक्रेन चले जाते हैं अचानक, क्या है इसके मायने? नमस्कार, मैं आशीष कुमार मिश्रा। देखिए, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे। ठीक 6 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचते हैं, मॉस्को की यात्रा करते हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं और एक बड़ा गर्मजोशी भरा स्वागत रूस में होता है। एक तो बहुत बात स्पष्ट है, दुनिया में ऐसे बहुत से कम नेता आप देखेंगे जिसका स्वागत कीव में भी हुआ और मॉस्को में भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी उनमें से एक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हम युद्ध के क्षेत्र से नहीं आए हैं, हम बुद्ध के क्षेत्र से आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कहना है कि देखिए, किसी भी समस्या के लिए हमें आपस में बैठना होगा। युद्ध की भूमिका से नकारते हुए उन्होंने बुद्ध की भूमिका और शांति की भूमिका की ओर अपना पद प्रतिस्थापित किया है। अब देखिए, दुनिया के लिए तो यूक्रेन फरवरी 2022 से युद्ध में क्षतिग्रस्त हुआ है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ वो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो युद्ध की चपेट है वो यूक्रेन को फरवरी 2014 से ले डूबी। जब आपने क्रीमिया पर हमला किया, क्रीमिया को अपने में मिला लिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में तनातनी का माहौल रहा। मीडिया के बीच में यह खबर, वैसे तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों का दौरा जरूर करते हैं, लेकिन मीडिया में यह खबर कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। उसका एक कारण यह भी है कि 1991 में जब यूक्रेन को स्वतंत्रता मिलती है, उसके बाद से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। अब लोग कहते हैं कि आप रसिया का दौरा किए, आप मॉस्को गए, आपकी रूस के साथ बढ़िया जुगलबंदी है, व्लादिमीर पुतिन के साथ आपकी बहुत बढ़िया पैठबंदी है, फिर उसके बाद आप यूक्रेन क्यों गए? कहीं ना कहीं हमें संतुलन साधना है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जब मॉस्को का दौरा कर रहे थे, उसी समय वाशिंगटन डीसी में नाटो की बैठक होना था और ठीक उसी समय रूस ने यूक्रेन में एक शरणार्थी कैंप में और एक हॉस्पिटल में हमला किया गया। यूक्रेन के रूस ने हमला किया, उसमें संयोग से 40 लोगों के सहित 3 बच्चों की मौत हुई। उस खबर को यूरोपीय मीडिया ने, यूक्रेन की मीडिया ने, यूएसए की मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। यहां तक कि यूक्रेन के जेलेंस्की साहब ने तो ये तक कह दिया कि विश्व के सबसे विशालतम लोकतंत्र का प्रतिनिधि जब आपके पास बैठा हुआ है, यानी मोदी जी स्वयं रूस में बैठे हुए हैं, मॉस्को में बैठकर व्लादिमीर पुतिन साहब से बात कर रहे हैं, उसी दौर में रूस हमला कर रहा है। तो सबसे विशालतम लोकतंत्र का प्रतिनिधि एक शांति की वार्ता लेकर गया है और उस दौरान भी हमले हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार की शांति है? कहीं ना कहीं पश्चिमी मीडिया है, पश्चिमी देश है, वे भारत से नाराज हुए। एक संतुलन साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन पहुंचे, उन्होंने जेलेंस्की साहब से कीव में मुलाकात की। कहीं ना कहीं वह एक भाव क्षण था, क्योंकि यूक्रेन लगभग 2 वर्षों से युद्ध की चपेट में है, अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने जेलेंस्की साहब को एक सांत्वना जरूर दिया,
लेकिन चूंकि ये भारत के लिए अभी नया पड़ाव है, हालांकि हम पहले भी चाहे कोरियाई युद्ध रहे हो, फ्रेंच इंडो चाइना वार रहा हो, हमने शांति स्थापित किया है। आप सीरिया में अटैक रहा हो, इजराइल ईरान का मसला रहा हो, तो विश्व पटल में एक हमारी छवि, और जैसा कि कहा जाता है कि भारत हमेशा शांति के लिए जाना जाता है। भारत के कोई भी नेता रहे हो, किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, हमेशा हमारा मानना यह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते। हम पहले किसी पर आक्रमण करेंगे नहीं, यदि कोई आक्रमण करता है तो हम अपना बचाव जरूर करेंगे। विपक्ष तो घेर रहा है ना इस मुद्दे पर, विपक्ष कह रहा है कि आप मणिपुर की हिंसा पर शांत रहे, वहां पर भी गले लगा लेते लोगों को जाकर के। नहीं, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां तो हर जगह सेकी जाती हैं। विपक्ष का काम है आलोचना करना। अब देखिए, अगर विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर ही क्या रह गया। और ऐसा नहीं है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, हालांकि कहीं ना कहीं यह एक नकारात्मक प्रभाव समझ में आता है, लेकिन मोदी के न जाने के बावजूद लगातार उन्होंने नजर बनाए रखा। आज आप मणिपुर की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर शांति कायम है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने मणिपुर का दौरा किया। अच्छा, पहले वाले जो सीजन पहला था मोदी जी का, पहले और दूसरे सीजन में बैटिंग कुछ एग्रेसिव थी, मध्यस्थता वाली भूमिकाएं कम थी, हम जिसके साथ हैं उसके साथ हैं ऐसा नजर आता था। लेकिन इस बार अब दो नाव में सवारी करने की कैसा रहेगा, भविष्य कैसा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तो आप देखेंगे जब मोदी जी अभी तीसरे टर्म में सत्ता में आए तो शुरुआत के 2 महीने तो ऐसा लग रहा था कि वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबे हुए महसूस कर रहे हैं। उसके बाद बजट सेशन हुआ, बजट आया, लोगों ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए काफी बजट सेशन किया गया, कई राज्यों के लिए कम बजट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अभी आप 15 अगस्त में अगर आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उसमें कहीं ना कहीं एक साफ चेतावनी थी कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। पिछले विगत 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक हमने जिस प्रकार से कार्य किया है, चाहे वो हमारी घरेलू नीति रही हो, चाहे हमारी वो अंतर्राष्ट्रीय नीति रही हो, हम दबने वाले नहीं हैं। भले ही आज हम, जैसे कि हमारा नारा था, प्रधानमंत्री मोदी का नारा था, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का नारा था, उसके संगठक दलों का नारा था कि हम 400 पार जाएंगे, वह संभव नहीं हो सका। बहुमत के करीब पहुंचे, बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आप देखिए, जो घटक दल है वो तो पहले से साथ में थे ना। अगर नीतीश बाबू है साथ में, चंद्रबाबू नायडू जी साथ में है, तो चुनाव के पहले भी थे। तो अगर हम अकेले दम पर हम 240 सीट पा रहे हैं तो हम संगठन दलों के साथ मिलकर हम सत्ता में हैं। सुरक्षा परिषद में फिर कैसे आप स्थायी सदस्यता कैसे प्राप्त करेंगे? आप रूस की तरफ भी आप हैं, आप जो है और भी जो देश हैं जो उनके तरफ भी हैं। अमेरिका का जो स्टैंड होता है वो ठीक नहीं रहता है और रूस तो ठीक ठाक स्थिति में रहता है, तो भारत को कैसे इसमें कैसे प्राप्त करे भारत? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जब भी कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता है तो उसकी जो वापसी होती है वो पाकिस्तानी रास्ते से होती है। हालांकि अब इस कहावत में बदलाव आया है। आप 2014 के या 2014 ना भी कहिए, 2019 भी उसमें ऐड कर देते हैं कि जिस रास्ते से वो लोग जाते हैं वो देश बर्बाद हो जाता है। अब देखिए, 2019 से पहले जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए, आप गौर कीजिएगा, उनकी वापसी पाकिस्तान से हुई। वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए उन्होंने वापसी किया। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड नहीं है। अभी हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत का दौरा किए थे, G20 का समिट था, वापसी में वह अमेरिका नहीं गए, वह वियतनाम रुके। वियतनाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हालांकि उसमें कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा भारत को, वह एक दूसरी बात है। लेकिन अमेरिका का देखिए, अमेरिका, हम भारत को एक ग्लोबल साउथ के तौर पर देखते हैं। आज आप देखेंगे जो भारत की नेबरहुड की पॉलिसी है, यानी कि पड़ोसियों को हम पहले देख रहे हैं। हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, हम नेपाल, भूटान, हम श्रीलंका को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान को देख रहे हैं, हम पहले पड़ोसियों को देख रहे हैं। दूसरी बात क्या है, एक कमी जो भारत में दिखती है, दूरदर्शी सोच मुझे भारतीय राजनेताओं में कम समझ में आती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी आप चाइना को देख लीजिए, आप रशिया को देख लीजिए। चाइना देखिए,
अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, हर जगह अपना दबदबा। हमारी क्या है, हम सिर्फ एक दिशा में सोच रहे हैं। हमारी आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद वाली सोच नहीं है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमें इस बात के लिए नकारात्मक प्रभाव जरूर देखना पड़ता है। लेकिन चूंकि ग्लोबल साउथ के तौर पर हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में भारत एक संपूर्ण देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज जब अमेरिका देखता है साउथ की तरफ, रसिया देखता है साउथ की तरफ, चाइना देखता है साउथ की तरफ, यूरोपियन कंट्री या यूरोपीय यूनियन देखते हैं साउथ की तरफ, उनकी पहली नजर श्रीलंका पे नहीं पड़ती, नेपाल पे नहीं पड़ती, म्यांमार पे नहीं पड़ती, थाईलैंड पे नहीं पड़ती, सिंगापुर पे नहीं पड़ती, भारत पे पड़ती है। आखिर क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक ग्लोबल साउथ के तौर पर उत्तरित कर लिया है। अगर युद्ध रुकता है, क्योंकि जो स्थिति समझ में आ रही है, अगर इस दौरे के बाद युद्ध में कमी आती है या युद्ध रुकता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जिम्मेदार होंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि युद्ध रुकेगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा रास्ता दिखाया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा आप देखिए अभी क्यों में हुआ, उसके 6 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन जी से मिल के आए, उन्होंने कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं तैयार किया। इसके पहले आप देखिए चाइना, ब्राजील है, तुर्की के जो नेता हैं वो तो गए और हो सकता है व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा हो कि आप मोदी जी होके आइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में लगातार युद्ध होते हैं, कोई कितना भी बड़ा विकसित देश हो, अस्थिरता आती है लोगों में। देखिए होता क्या है ना, अगर दो लोगों के बीच में आपसी विवाद हो जाए, दोनों के बीच में तनातनी कई दिनों तक रहती है, उनके बीच में जब तक तीसरा मध्यस्थ आदमी नहीं आ जाता है तो उनके बीच में वह जो मनमुटाव है वह लगातार बढ़ता रहता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी एक तीसरे की भूमिका में आकर मॉस्को और कीव दोनों को पास लाते हैं, तो इससे बढ़िया संदेश क्या होगा? यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह है, राजधानी कीव तबाह है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से तेल के दाम हो, महंगाई हो, वह बढ़ रही है, यूरोपियन यूनियन परेशान है। रसिया, आपको क्या लगता है कि रसिया एक ब्रॉड नेशन होने के बावजूद क्या उसको समस्या नहीं होंगी? समस्याएं हैं, समस्याएं रसिया को भी। अच्छा, अगर अमेरिका में स्थिति बदलती है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, क्या असर पड़ेगा? क्या हो सकता है वो भी आ जाए मोदी के साथ मध्यस्थता कराने? देखिए डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, अभी तो आपने देखा होगा कि बराक ओबामा ने कमला हैरिस को समर्थन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी चुनाव में जीतने की जो प्रबल संभावना दिख रही है वो कमला हैरिस की दिख रही है। लेकिन फिर भी मुकाबला दोनों में काफी ज्यादा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस हो। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आते हैं, कमला हैरिस तो भारतीय मूल की मानी जाती हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, सोच भी बताते हैं कि उनको, और सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है तो मोदी का भाई ही बताया जाता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनका अंतिम समय चल रहा था, उस समय मोदी गए थे, काफी जोर शोर से रेड कार्पेट वेलकम हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का। तो कहीं ना कहीं मोदी और ट्रंप में एक जुगलबंदी तो है। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की जुगलबंदी जगजाहिर है। आप अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को उठा लीजिए, रूस के राष्ट्रपति तो हालांकि लगातार 2000 के दशक से व्लादिमीर पुतिन बने हुए हैं, लेकिन पुतिन के रिश्ते कहीं ना कहीं अमेरिका से उतने बेहतर नहीं रह पाए। हमारे पुतिन से भी संबंध है, सोवियत संघ से, सोवियत रूस से तो हमारा संबंध उस दौर में था जब इनका विघटन नहीं हुआ था, उस दौर में से हमारा सोवियत संघ से संबंध रहा। तो रसिया से हमारे संबंध और अमेरिका से हमारे संबंध दोनों अलग अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी सत्ता में काबिज होते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी देखिए भारतीय विदेश नीति एक स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति है। हम नाटो में नहीं सम्मिलित हुए, हम द्वितीय पक्ष में नहीं सम्मिलित हुए, हमारा एक स्वतंत्र गुटनिरपेक्ष संगठन है। ठीक है, नेहरू की नीति पे हम आज भी कायम है। आज सत्ता पक्ष कहता है कि हम नेहरू की बुराई करते हैं, हम नेहरू जी की बुराई कभी नहीं करते, नेहरू की बुराई सत्ता पार्टी कभी नहीं करती है। हम तो नेहरू जी को मैं बड़े सम्मान से देखता हूँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे,
उन्होंने देश को संवारा। हम नेहरू जी की नीति पे कायम है, हम किसी भी संगठन के साथ नहीं है, हम किसी भी वैश्विक संगठन के साथ नहीं है, हम गुटनिरपेक्ष की नीति है, हम शांति का वार्ता चाहते हैं, हम राम की धरती से हैं, हम कृष्ण की धरती से हैं, हम बुद्ध की धरती से हैं। मीडिया में क्या रिपोर्ट्स रही यूक्रेन के दौरे के लेकर, क्योंकि इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी दौरा करके लौट रहे हैं, मीडिया क्या कह रही है, कुछ आपने वहाँ समझने का प्रयास किया? देखिए, कहीं ना कहीं मीडिया में सकारात्मक प्रभाव तो है, यह बात तो हमें देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस बात को विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है। अब यूरोपियन मीडिया की बात सुनिए, यूरोपियन मीडिया काफी उत्साहित है। हालांकि यूक्रेन के दौरा करने के बाद जो अमेरिका का मीडिया है, रशिया मीडिया है और रूस का जो मीडिया है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं तनी हुई है। आप हमारे दुश्मन के साथ जाके मिल रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा मतलब तो वैसे भी था, रूस गए थे तो इधर तने हुए थे। जी, देखिए हमारा औचित्य कभी ये नहीं रहा कि अगर हमारी आपसे दुश्मनी है तो हमारी दूसरे व्यक्ति से भी दुश्मनी है। हम तो हमेशा दोनों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं। खतरा है लेकिन इसमें खतरा है, बिल्कुल खतरा है, दो धारी तलवार है। तलवार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। और हमने ये समझने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे के क्या मायने हैं आने वाले दिनों में, अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं विभिन्न देशों से, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो सवाल था जिसे हमने टटोलने की कोशिश की कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या कुछ रुकावट आएगी, युद्ध बंद होगा या कमी आएगी इस पूरा युद्ध चल रहा है। सब पे नजर बनी रहेगी। फिर मिलते हैं जल्दी ग्राउंड जीरो पर। धन्यवाद।